आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने कंपेयर करना है। इनके दरमियान कंपैरिजन है कि इसमें सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं और डिससिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं, किस तरह ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और किस तरह ये एक दूसरे से डिससिमिलर हैं। तो हम पहले इनके फार्मूले लिखेंगे कि देखें फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स का वो है Q1Q2/r², जबकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का फार्मूला है Gm1m2/r²। तो देखें फार्मूला जो फार्मूले लिखे गए हैं तो फार्मूले लिखने में तकरीबन एक जैसे हैं। एक फार्मूले में कांस्टेंट K है, दूसरे में कांस्टेंट जो है वो G है। एक फार्मूले में चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं और दूसरे में पॉइंट मासेस हैं। तो दोनों में डिस्टेंस भी यूज़ हो रहा है। तो लिखने में यानी कि जो इनकी फार्म है वो तकरीबन एक जैसी है। दूसरा ये है कि ये जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो ये वाली हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है दैट इज़ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। यानी कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव फ़ोर्स होगी और डिफरेंट चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्टिव फ़ोर्स होगी। जबकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को देखें इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव फ़ोर्स, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फ़ोर्स है। ठीक, और इसमें जो कांस्टेंट K यूज़ हो रहा है, K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसे हम 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये 10⁹ है, ये 10⁻11 है। इस चीज़ को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ स्ट्रांग फोर्स वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीक फोर्स। ठीक, बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रांग फोर्स तो है लेकिन शॉर्ट रेंज है, रेंज इसकी बहुत कम है। और इधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स है लेकिन उसकी रेंज बहुत लॉन्ग है। अब देख लें मून और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सन और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये बहुत लॉन्ग रेंज है। एक और डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम फ्री है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि सूरज और ज़मीन के दरमियान खला मौजूद है तो वैक्यूम में भी ये फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन इनके दरमियान जो चार्जेस हैं इनके दरमियान को मीडियम रखा जाए तो ये फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। ये मीडियम डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम यानी मीडियम फ्री है। तो मीडियम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स है और यही वजह है कि हम इसको शील्ड कर सकते हैं। इट कैन बी शील्डेड, कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। यानी कि कुछ इक्विपमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको अगर हम डिफरेंट बॉक्सेस में बंद कर दें तो वो बैरूनी असर से महफूज रहते हैं, उन पर बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काम नहीं करता, वो उसके इन्फ्लुएंस से महफूज रहते हैं। ये इसमें जो है वो डिफरेंसेस हैं। और जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि एक तो ये फार्मूले लिखने में एक जैसे हैं, ठीक है, आल दो एक फार्मूले में चार्ज इस्तेमाल होते हैं और दूसरे फार्मूले में पॉइंट मासेस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लिखने में फार्म में ये तकरीबन एक जैसे लगते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं 1/r² के। इसी तरह Fg भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यानी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों फोर्सेस r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, दोनों फोर्सेस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर के लिहाज से ये दोनों फोर्सेस डिक्रीज़ होती जाएंगी। तो ये इनमें सिमिलैरिटी है। तो ये कंपैरिजन था इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं।
वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान्स मेथड। मिलीकान ये एक साइंटिस्ट है जिसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर किया है 1909 में। आर ए मिलीकान ने 1909 में चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर मेजर किया है। चार्ज की क्वांटिटी कितनी होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इसने एक चैम्बर इस्तेमाल किए हैं। ये जो बना हुआ है ये सारा ये एक चैम्बर है सी। इसके अंदर दो प्लेट्स लगी हुई हैं। एक प्लेट पी है और दूसरी प्लेट पी डैश है। ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं और इनका दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, ये प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। तो स्मॉल डिस्टेंस डी से इन्हें सेपरेट किया गया है। और इस चैम्बर में दो विंडोज़ हैं। एक विंडो W1 है, दूसरी विंडो W2 है। W2 विंडो से इसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है प्लेट्स को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी साइड पर जो विंडो है W1, तो इस साइड पर लाइट का अरेंजमेंट है कि इसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका चार्ज मालूम करना है तो उनको इल्यूमिनेट किया जाता है। इस चैम्बर सी में एक यहाँ पर ऑटोमेज़र है। ऑटोमेज़र में कोई एल फील्ड होता है और उस एल को इस चैम्बर के अंदर स्प्रे किया जाता है। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह मिलीकान ने ये चार्ज मेजर किया है। तो ऑटोमेज़र के ज़रिया इसमें 8 एल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है। अब ये एल के ड्रॉपलेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। ये जहन में रखें कि ये एल ड्रॉपलेट्स हैं। इन ड्रॉपलेट्स में पता नहीं कितने एटम होंगे और फिर उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम नहीं जानते। अलबत्ता एक ड्रॉपलेट है जो बहुत से एटम्स पर मुश्तमिल है। ये इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट होते हैं। ये ड्रॉपलेट जहाँ इस चैम्बर में जब इनको स्प्रे किया जाता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये चार्ज हो जाते हैं। जैसे ये ऑटोमेज़र के नोज़ल से निकलते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये चार्ज हो जाते हैं और ये 4 ड्रॉपलेट्स जो है इन प्लेट्स की तरफ आते हैं। ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसके सेंटर में एक होल है। ठीक है, एक छोटा सा इसमें सुराख है ताकि इसमें से ड्रॉपलेट गुज़र सकें। अब कुछ ड्रॉपलेट जो है इस सुराख में से गुज़र कर इन दो प्लेट्स के दरमियान आ जाते हैं और ये ड्रॉपलेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से वजह से अपने वेट की वजह से ये नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर इन ड्रॉपलेट्स को स्टडी किया जाता है, इनकी मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। यहाँ फ्रंट साइड पर एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये जो दायरा सा नज़र आ रहा है आपको कि ये एक माइक्रोस्कोप है जो फ्रंट साइड पर है और जो यानी कि इस वाइट बोर्ड के बिल्कुल सामने है माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप इन ड्रॉपलेट्स की जो मूवमेंट है उसको स्टडी करती है। यानी एम से हम इसे लिख देते हैं, ये माइक्रोस्कोप ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को स्टडी करती है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू वी डी। ये वही पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है जहाँ से हम V की वैल्यू निकालते हैं। V इज़ इक्वल टू ई डिवाइडर बाय डी। इसे आप जहन में रखेंगे। ये एक इक्वेशन है कि V इज़ इक्वल टू ई डिवाइडर बाय डी। अब जैसे ड्रॉपलेट इस होल में से गुज़र कर जहाँ आते हैं तो इन्हें सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने से मुराद क्या है, इन्हें मुअल्लक किया जाता है। मुअल्लक कैसे करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रहे होते हैं अपने वेट की वजह से और उनके वेट के बराबर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस की जाती है जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वो इन्हें सस्पेंड कर देती है। यानी कि ये ड्रॉपलेट्स जैसे ये देखें ड्रॉपलेट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है अपने वेट mg की वजह से और हम इसे रोक सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो क्यू ई के बराबर है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसका वेट है mg, इसकी वजह से नीचे आ रहा है। जब ये एफ ई के बराबर हो जाए उस वक्त ये ड्रॉपलेट जहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा और हम माइक्रोस्कोप के ज़रिया इसको स्टडी कर सकते हैं।
बात समझ आ गई है कि होल से जैसे ये ड्रॉपलेट गुजरते हैं इनको प्लेट्स के दरमियान में सस्पेंड किया जाता है ताकि उन्हें स्टडी किया जाए। सस्पेंड करने का तरीक़ाकार क्या है कि Fg के बराबर Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये एक ही जगह पर सस्पेंड हो जाते हैं। जब जहाँ पर ये सस्पेंड हो जाते हैं तो विंडो 1 से यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है S जिसमें से लाइट निकल रही है। आगे एक लेंस रखा गया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लाइट की इन रेज़ को इस ड्रॉपलेट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, जिसकी वजह से ये ड्रॉपलेट इल्यूमिनेट हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है और वाज़े तौर पर नज़र आता है और हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसे देख सकते हैं आसानी से। तो अब चलते हैं हम उस फार्मूले की तरफ जो मिलीकान ने मालूम किया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले क्या है कि Fe इज़ इक्वल टू Fg, ये रखना है Fe इज़ इक्वल टू Fg। Fe इज़ इक्वल टू Fg यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि QE इज़ इक्वल टू mg। QE इज़ इक्वल टू mg। यहाँ इस फार्मूले में हम E की वैल्यू दर्ज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये E की वैल्यू है E इज़ इक्वल टू Vd। ठीक है, E इज़ इक्वल टू V ओवर D, सॉरी E इज़ इक्वल टू V ओवर D। ये वैल्यू हम इसमें दर्ज कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, E इज़ इक्वल टू V ओवर D। तो यहाँ पर रखें Q इंटू E की जगह V डिवाइडेड बाय D इज़ इक्वल टू mg। हमने वैल्यू निकालनी है Q की। ठीक है, चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट। ये Q क्या है यहाँ पे, ये चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट है और ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं फार्मूले को, चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट, यानी कि इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू, Q को एक साइड पर रखें, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पर ले जाएं। ये D ऊपर चला जाएगा उस दूसरी साइड पर और V नीचे आ जाएगा। तो mgd बाय V, mgd बाय V, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी mgd ओवर V। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये वो फार्मूला है जिससे ड्रॉपलेट का चार्ज मालूम किया जा सकता है। अब इसमें देखें कि सारी चीज़ें अगर मालूम हो तो फिर चार्ज हम मालूम कर सकते हैं, यानी कि मास ऑफ ड्रॉपलेट, ये G की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये भी हमें मालूम है कि प्लेट्स के दरमियान कितना फासला होगा। और V पोटेंशियल डिफरेंस है जो जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ये भी नोन होगा। इसमें V, D और G ये तीन चीज़ें नोन हैं और मास ऑफ ड्रॉपलेट मालूम नहीं है। अगर मास ऑफ ड्रॉपलेट मालूम हो जाए तो इक्वेशन नंबर 1 से हम चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्रॉपलेट इतने छोटे हैं, यानी कि जिस तरह मिस्ट है, धुंध होती है, या आप सेंट स्प्रेयर से या परफ्यूम स्प्रेयर से वो निकालते हैं परफ्यूम, तो वो कितने छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं। अब उन ड्रॉपलेट का मास कैसे मालूम किया जाए कि हम उसको पकड़ कर तराजू में तो नहीं डाल सकते कि हम उसे बैलेंस में डालें और फिर उसका मास मालूम कर लें। इसके लिए भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि m की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे कि m की वैल्यू कैसे मालूम की गई है। तो ये फिग आपने याद कर ली है, अब फिग को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो हमने क्या मालूम करना है, मास ऑफ द ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट जो ऊपर से नीचे आएगा, ये ड्रॉपलेट है जिसका वेट mg है और ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो इस पर ड्रैग फोर्स अमल करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी फोर्स, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, 6 पाई ईटा आर वी। इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, जो चैम्बर में एयर मौजूद होगी उसकी विस्कोसिटी। आर है रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, वी है वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट कि ये ड्रॉपलेट किस वेलोसिटी से नीचे आ रहे होंगे। यानी अपोजिट डायरेक्शन में इन पर ड्रैग फोर्स अमल करेगी, जिसका फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब इसकी वेलोसिटी
v जो है ये v टर्मिनल हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इस वक्त एक्सेलरेशन नहीं होता। टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त होती है किसी भी ड्रॉपलेट की जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा। व्हेन ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, तो उस वक्त जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल हो जाती है। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, हम मालूम करना चाहते हैं इसका ड्रॉपलेट का मास। ठीक है, ड्रॉपलेट का मास कितना होगा, तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स का फार्मूला लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं मास मालूम करने के लिए, क्योंकि हम जब तक मास मालूम नहीं होगा उस वक्त तक चार्ज भी मालूम नहीं होगा। तो मास मालूम करने के लिए एक फार्मूला डेंसिटी हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास किस चीज़ के बराबर आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किस चीज़ की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट एंड वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल है, तो कंसीडर करते हैं डेंसिटी इसकी रो है, रो इज़ डेंसिटी, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये मास का फार्मूला आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और साथ में रो आ जाएगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मास का फार्मूला हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, ये इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ये फार्मूला मास का आ गया है। अब देखें कि इस मास हम क्या मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। इसमें जो 4 है वो कांस्टेंट टर्म है, 3b पाई उसकी वैल्यू हम जानते हैं, और आगे आर क्यूब, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट का जब हम मास मालूम नहीं कर सकते तो उसका रेडियस कैसे मालूम करेंगे, इतने छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है। तो अब रेडियस निकालने के लिए हम इस फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे ड्रैग फोर्स वाले को। ठीक है, ड्रैग फोर्स में वेलोसिटी टर्मिनल कब होगी, जब ड्रैग फोर्स mg के बराबर है, वेट के बराबर है। तो हम जहाँ पर लिखेंगे 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू mg। बात समझ आ गई। अब जहाँ पर m की वैल्यू दर्ज करें, इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ m की वैल्यू दर्ज करें 4/3 पाई आर क्यूब रो, आगे ये g आ जाएगा, यानी m की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और आगे g मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे r के लिए, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट के लिए। अब इसमें देखें कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। ये पाई कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, ठीक है, और रेडियस, ये रेडियस r, इधर सिंगल r है, इधर r क्यूब है, क्यूब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर को एक साइड पर लिखें, बाकी जितनी चीज़ें हैं दूसरी साइड पर ले जाएं। पहले जो चीज़ें इधर मौजूद हैं उन्हें लिख लें, 6 ईटा वी टर्मिनल ये मौजूद है। अब 4/3 जब दूसरी साइड पे जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, ठीक हो गया। और रो जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, रो नीचे आ जाएगा, और इसी तरह जी वो भी नीचे चला जाएगा। इसे हम ऐसे लिख देते हैं 4/3 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, रो उधर दूसरी साइड पर जाएगा, नीचे चला जाएगा, जी भी दूसरी साइड पर नीचे आ जाएगा। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर हो सकता है तो। ये हो गया 6 को आप 4 और 6 को कैंसिल करें एक दूसरे के साथ, जहाँ पे 3 और जहाँ पे 2, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 9 ईटा वी टर्मिनल डिवाइडर बाय 2 रो जी। ये फार्मूला हमारे पास आ रहा है आर स्क्वायर का। तो इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है ये यहाँ पर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टर्मिनल डिवाइडर बाय 2 रो जी। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, आर स्क्वायर क्या है, यह है रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं,
ठीक है, अब 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, आर स्क्वायर है और इसमें दूसरी इक्वेशन में मास है, तीसरी इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन है उसमें क्यू है। अब इसमें देखें ये सारी चीज़ें नोन हैं। 9/2 ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, ये हमें मालूम है। वी टर्मिनल वेलोसिटी भी हमें मालूम हो जाएगी। कैसे कि ये जैसे 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ड्रॉपलेट मौजूद है तो हम इसका टाइम लेंगे। ड्रॉपलेट जितनी देर में दूसरी प्लेट तक पहुँचता है वो टाइम मेजर कर लेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये डिस्टेंस हमें मालूम है कि कितना होगा, तो फार्मूला हम लगा देंगे ये S = VT वाला फार्मूला। तो V = D/T, यानी ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और जितने टाइम में ये डिस्टेंस ड्रॉपलेट ने कवर किया है उस टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये V टर्मिनल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये भी मालूम हो गई। और आगे है रो क्या है? डेंसिटी ऑफ आयल, जो आयल इस्तेमाल किया जा रहा होगा उसकी डेंसिटी भी मालूम होगी। जी की वैल्यू हम वैसे ही जानते हैं, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब सारी वैल्यूज़ हमें मालूम हैं, तो ये तमाम वैल्यूज़ हम बैकवर्ड इन फार्मूलों में दर्ज करते जाएंगे तो हमें आंसर मिलता जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। पहले आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे जहाँ पे, ठीक है, r³ जहाँ पे है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर आ जाएगा मास ऑफ ड्रॉपलेट। मास ऑफ ड्रॉपलेट मालूम हो जाएगा, उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। Q क्या है? चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। इस तरह Q जो है ये चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट का चार्ज है। इस फार्मूले से हमें जो ड्रॉपलेट का चार्ज है वो मालूम हो जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर 3 से R की वैल्यू निकालेंगे, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी। फिर M की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह बैकवर्ड ये वैल्यूज़ पुट करने से हम Q की वैल्यू मालूम कर लेंगे। Q क्या है? चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट है। अब ड्रॉपलेट में हम नहीं जानते कि उसमें कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये तो मिलीकान ने मेजर किया है और उसने जो वैल्यू बताई है मैं वो लिख रहा हूँ कि हर बार उसने कई बार ये एक्सपेरिमेंट दोहराया है। हर बार जो Q की वैल्यू थी वो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम क्वांटिटी था और उसमें ये मिनिमम क्वांटिटी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम थी, ठीक है। हर बार जब भी मिलीकान ने एक ड्रॉपलेट पर चार्ज की वैल्यू मालूम की है, दैट वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस मिनिमम क्वांटिटी। अब ये इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, मसलन एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो 1000 फ़र्ज कर लेते हैं, 1000 है। फिर उसने एक ड्रॉपलेट लिया, फ़र्ज करें उसमें 167 जो थे एटम थे। फिर उसने इसे मेजर किया तो 54 एटम्स थे। तो हर बार इसमें 1.6 × 10⁻19 कूलम ये उसमें था, या उसमें 1000 एटम थे तो 1000 का ये मल्टीपल था। अगर उसमें 167 एटम थे तो 167 में ये क्वांटिटी थी। अगर 54 एटम थे तो उसमें भी यही क्वांटिटी मौजूद थी, 1.6 10⁻19 वाली। इससे उसने अंदाज़ा लगाया जो मिनिमम चार्ज है, मिनिमम क्वांटिटी है, दैट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मसलन सोडियम का एटम है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर एक एटम है तो 11 का मल्टीपल था। अगर उसमें 100 एटम थे तो 100 का आप 11 से मल्टीप्लाई कर लें, 1100 बनता है। 1100 मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी उसका आंसर था। तो इससे उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो 1.6 × 10⁻19 कूलम है, दिस इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलीकान ने इस तरीक़ा से मेजर किया है, जिसमें फिग की स्कीमेटिक डायग्राम मैंने आपको बनाई है। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ इक्वल टू E 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक हो गया, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा।
अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।